बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं सिग्मा नोटेशन का। सिग्मा नोटेशन इज बेसिकली यूज फॉर समेशन साइन। सिग्मा नोटेशन को हम समेशन नोटेशन भी इसका नाम होता है। और इसमें बेसिकली हम करते ये है कि लेट सपोज मेरे पास, इसको पहले मैं इंट्रोड्यूस करूं कि मेरे पास कोई इस तरह की बात लिखी है। ये जो मेरे पास नोटेशन है, दिस नोटेशन इज कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। ये जो नोटेशन आपके सामने मैंने लिखी है, दिस नोटेशन इज बेसिकली कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। और इसमें अगर मेरे पास साथ में एफ ऑफ के लिखा हो, तो ये एफ ऑफ के का मतलब है कि ये वो चीज है जिसके ऊपर मैं सम लगा रहा हूँ, या ये कोई जनरल टर्म है जिसके ऊपर मैं सम अप्लाई कर रहा हूँ, समेशन नोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लो कि समेशन नोटेशन जो है, ये एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट फॉर्म में। आप सीरीज को समेशन नोटेशन में क्लोज करना भी इसको कह सकते हैं। मेरे पास ये जो समेशन के अंदर जो चीज लिखी है, ये आप समझ लें कि ये जनरल टर्म है किसी सीरीज की। और ये समेशन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस। समेशन का मतलब यही है, ये सिग्मा नोटेशन का मतलब यही है कि इनके टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आएगा। समेशन का मतलब यही है कि इनके टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आएगा। तो यानी कि ये सीरीज की एक क्लोज फॉर्म है। अब इसमें हम लिखते हैं इस तरह से कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है के इज इक्वल्स टू, लेट्स से 0 to 10, लेकिन वही नहीं कि 0 से 10 हो, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए 0 से 10 लिखा हुआ है। तो ये 0 से 10 है क्या? ये बता ये रहा है कि आपकी यहाँ पे के की वैल्यूज बता रहा है कि के आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और खत्म कहाँ पे करना है। जैसे आप लोग कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग में आप कोई लूप डिफाइन करते हैं। लूप में आप फॉर का लेट से लूप है, तो उसमें आप बताते हो कि आपके लूप में जो वेरिएबल है वो स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे होगा। तो ये जो हमारे पास 0 है, ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है जहां से आपको अपना वर्किंग स्टार्ट करनी है। और ये 10 जो है, ये आपकी टर्मिनल वैल्यू है। ये यहाँ पे आपको बात को खत्म करना है। बाय डिफॉल्ट इस समीशन नोटेशन के अंदर जो इंक्रीमेंट आते हैं वो 1 1 के इंक्रीमेंट आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इसमें 1 1 के इंक्रीमेंट्स आएंगे। आपके पहले इनिशियली वैल्यू 0 होगी, देन आपके पास प्लस का साइन बीच में लग जाएगा। फिर आपके पास जिस तरह लूप में होता है, फिर एक दफा दोबारा लूप में अप्लाई होगा, के की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, फिर बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। फिर एक दफा दोबारा जस्ट लाइक लूप अप्लाई होगा, इसमें फिर के की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड अप टू सो ऑन। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपको के की वैल्यू 10 नहीं मिल जाती। आपको ये लूप को या ये समीशन नोटेशन पे को चलाना है, यानी कि बीच में प्लस के साइन लगा के इसमें के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहना है अनटिल एंड अनलेस आपको के की वैल्यू 10 मिल जाए। इसको समझने के लिए, फर्दर इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इजी सी एक एग्जांपल है। मेरे पास लिखा हुआ है समीशन के इज इक्वल्स टू लेट से 1 से लेके 10 तक, और अंदर लिखा हुआ है के स्क्वायर। तो इसको मैं क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि के की इनिशियल जो के की वैल्यू है आपके पास, इनिशियली के की वैल्यू इज 1। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट उसमें लग जाएगा, देन के की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन के की वैल्यू इसमें 3 हो जाएगी, देन अप टू सो ऑन। आपके पास कब तक ये मामला चलेगा? अनटिल अनलेस के की वैल्यू 10 ना हो जाए, ये 10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास समेशन नोटेशन एक तरीके से क्लोज फॉर्म है किसी भी सीरीज की। तो ये आपके पास जो राइट साइड पे जो चीज लिखी हुई है, दिस इज योर सम सीरीज, और लेफ्ट साइड पे उस सीरीज की क्लोज फॉर्म लिखी हुई है। तो यूजुअली हम इसमें इसको प्रेफर करते हैं समेशन नोटेशन का, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा इजीली इस पे वर्किंग करना ज्यादा आसान होता है कि एज कम्पेयर टू बार बार मैं इस पे पूरी पूरी सीरीज हर दफा लिखूं। इसकी क्लोज फॉर्म लिख ली जाए तो ज्यादा हमारे लिए वर्किंग आसान हो जाती है। तो ये हमारे पास तो एक चीज हो गई। अब जो है मैं इसमें फर्दर बात करते हैं। समेशन नोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले हम उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको, जिस तरह से आप लोग डिफरेंट डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव में कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते रहे हो, कि डेरिवेटिव के केस में आप एक प्रॉपर्टी उसकी ये पढ़ते थे कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसके कांस्टेंट के साथ क्या सलूक करना है। या एंटी डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट अगर कोएफिशिएंट के तौर पे मल्टीप्लाई हो रहा तो फिर उसमें क्या करना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट लाइक डेरिवेटिव ऑपरेटर एंड एंटी डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो प्रॉपर्टीज तो मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ, वो है
सिग्मा नोटेशन की प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अच्छा, बिफोर राइटिंग प्रॉपर्टी में एक चीज और आपको बता दूं कि मैं यूजुअली प्लस वाली प्रॉपर्टी और माइनस वाली प्रॉपर्टी को अलग अलग नहीं लिखता हूँ, क्योंकि प्लस और माइनस एक ही चीज है। आप मतलब एक ही चीज का मतलब ये है कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि यार ऐसा करो कि 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, या मैं इसी बात को ये बोलूँ कि 3 में -2 को ऐड कर दे, तो एक ही चीज है। तो माइनस भी बेसिकली प्लस से निकला है। ये इसको इस तरह से बोल सकते हो कि एक नेगेटिव चीज जो है वो पॉजिटिव चीज में ऐड हो रही है, तो ये एडिशन के फॉर्म में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो एनीवे, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि समीशन। अच्छा, समीशन के मैंने अभी फिलहाल अभी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए यहाँ पे मैं इसकी लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ। एक चीज मैंने जैसे जब डिस्कस किया, ये जो मेरे पास इनिशियल वैल्यू है, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि लोअर लिमिट भी आप इसका नाम लिख सकते हो, दिस इज योर लोअर लिमिट। और ये वाली जो टर्मिनल वैल्यू, इसको आप अपर लिमिट का नाम भी दे सकते हैं। तो अभी जो मैं फिलहाल प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज में मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ। आप ये समझ लो कि बस एक कोई भी हो सकती है, कोई भी इसमें लिमिट्स हो सकती है। हर दफा आपके पास ये प्रॉपर्टी एज इट इज सेटिस्फाई होगी। तो C इंटू ए की ए के, ये ए के क्या है, ये जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया, ये कोई जर्नल टर्म है, किसी सीरीज की कोई जर्नल टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक एंटी डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट अगर कभी मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप ऑपरेटर से बाहर लिखते थे, यहाँ पे भी यही सेम प्रॉपर्टी इसी तरह से अप्लाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो सीरीज ऐड हो रही है, यानी कि ए के और बी के नाम से दो सीरीज है, वो अगर ऐड हो रही है, जस्ट लाइक डेरिवेटिव, दो फंक्शंस अगर आपके ऐड हो रहे हैं तो उस पर ऑपरेटर अलग अलग अप्लाई हो जाता है, और एंटी डेरिवेटिव में भी यही प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे भी आपके पास समीशन की नोटेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है, यानी कि समीशन ए के और प्लस समीशन बी के, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैंने प्लस के लिए लिखी है, माइनस के लिए मैंने इसको अलग नहीं किया, लेकिन माइनस के लिए बिल्कुल सेम इसी तरह से आप बात कर सकते हो। यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे भी आप माइनस लगा दो, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से इस पर भी बात की जा सकती है। ये जो दो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, ये डेरिवेटिव में भी अप्लाई होती है, और एंटी डेरिवेटिव में भी ये प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली यहाँ उसमें भी है, आपके पास ये समीशन नोटेशन में भी ये प्रॉपर्टीज आती है। तो ये जब भी आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज जब भी सेटिस्फाई करें, तो आप समझ, इसको हम ये कहते हैं कि ये दो प्रॉपर्टी जब भी सेटिस्फाई करें तो हम ये कहते हैं कि ये लीनियर ऑपरेटर है। मतलब ये आपका, ये आपके पास जब भी प्रॉपर्टी, हम इसको कहते हैं लीनियरिटी की प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो सिग्मा है, दिस सिग्मा इज योर लीनियर ऑपरेटर, या लीनियरिटी भी इसको कहा जाता है, सिग्मा इज लीनियर ऑपरेटर। डेरिवेटिव भी लीनियर ऑपरेटर है, एंटी डेरिवेटिव भी लीनियर ऑपरेटर है। अच्छा, कुछ फेमस फॉर्मूलाज है जो कि हमें याद हो जाए तो अच्छी बात है। सिग्मा के कुछ फेमस फॉर्मूलाज है। तीन फॉर्मूलाज हैं जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो कि यहाँ पे हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, हमें अक्सर इनकी जरूरत पड़ती है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है समीशन के। समीशन के अगर स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से के इज फ्रॉम 1 से लेके एन कह लें, एन इज एनी नंबर, एनी फाइनाइट नंबर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये सीरीज इसकी क्या बनेगी, इसकी सीरीज बनेगी 1+2+3+ अप टू सो ऑन प्लस एन। यू कैन सी दैट दिस इज एन अर्थमेटिक सीरीज, और इसका अगर सम निकाला जाएगा तो इसका सम आप जब निकालोगे तो वो आएगा n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह से आगे और भी हमारे पास दो फॉर्मूला और है। मैंने समीशन के का लिखा, अब इसी तरह से मैं समीशन के स्क्वायर का भी लिखता हूँ।
तो ये 3 फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो कि फ़ेमस हैं, यूजुअली हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें समेशन k का फ़ॉर्मूला, समेशन k स्क्वायर का फ़ॉर्मूला और समेशन k क्यूब का फ़ॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इन फ़ॉर्मूलाज़ की भी एक अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल हम कर लें अगर एक कर लेते हैं इसकी भी एग्ज़ाम्पल। तो लेट्स से मैं आपसे बोलता हूँ कि यार ऐसा करो कि एग्ज़ाम्पल में कि आप इवैल्यूएट करें समेशन k वेरीज़ फ्रॉम 1 से लेके लेट्स से चले 10 और लिखा हुआ है k इंटू k प्लस 1। आपसे कहा जा रहा है कि इसको एवोल्यूट करें। अब इसको एवोल्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो k लिखा हुआ है ये वाला k, इस k को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं दिस विल बिकम k स्क्वायर प्लस k। सो अकॉर्डिंग टू समीशन नोटेशन की जो मैंने लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि समीशन अगर दो के बीच में प्लस का साइन हो दोनों पे अलग अलग समीशन अप्लाई हो सकता है, यानी कि समीशन के स्क्वायर प्लस समीशन के। व्हाट इज के इज वेरिंग फ्रॉम 1 से 10 एंड के इज अगेन वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक। और अब इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इजी। और फर्स्ट वाले अगर आप समीशन के स्क्वायर की बात करें तो इसमें व्हाट इज एन हियर, एन जो है एन की जगह पे 10 मौजूद है। सो के स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है के स्क्वायर का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये तो हो गया मैंने फर्स्ट वाली टर्म लिखने की आगे जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। समीशन के का भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था। ये समीशन के का फॉर्मूला आपके पास ये फॉर्मूला नंबर 1 जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n हेयर इज 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई इट दिस थिंग एंड गेट द आंसर। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्मा नोटेशन के बारे में कुछ बातें थी। अब जो है मैं इसमें फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं हम। बाय यूजिंग सिग्मा नोटेशन हम जो है एरिया निकालते हैं, मतलब एरिया कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एरिया अंडर द कर्व कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली हमें ये डिस्कशन करनी है आज के लेक्चर में। तो वो चीज़ें डिस्कस करने से पहले हमें सिग्मा नोटेशन के बारे में अच्छी नो हाउ होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें आप लोग से की थी। तो अब मैं आता हूँ एरिया की डेफिनेशन पे। बट बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन मैं यहाँ पे फिगर एक यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा तो मेरे पास सिचुएशन ये है। मैं टॉपिक जो अब डिस्कस कर रहा हूँ वो है एरिया इज लिमिट्स। तो इसके लिए लेट से मेरे पास ये कोई फंक्शन दिया हुआ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के नाम से और आई एम डिस्कसिंग एरिया एज लिमिट्स। तो इसके लिए आप ये समझ लो कि मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये जो कर्व दिया हुआ है दिस कर्व इज सम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और ये समझ लें कि मेरे पास ये कर्व जो डिफाइन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिस इज डिफाइंड इन द इंटरवल a कॉमा b। मैं करता ही हूँ कि ये जो मेरे पास a कॉमा b जो इंटरवल है मैं इसको करूंगा ये कि इस इंटरवल को एंड सब इंटरवल्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आई एम डिवाइडिंग दिस इंटरवल इनटू एंड सब इंटरवल्स। तो एंड सब इंटरवल्स तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो मेरे पास हाउ मेनी पॉइंट्स आई विल गेट इज मैं इसको जो है आप ये समझ लें कि आप देखिए थोड़ा खुद सोचें। देखिए मेरे पास जब एक इंटरवल ए कॉमा बी दिया हुआ है इसमें पॉइंट्स कितने, पॉइंट्स मेरे पास एंड पॉइंट्स दो हैं लेकिन इंटरवल कितने, एक है। तो अब मुझे बताएं कि अगर एंड सब इंटरवल होंगे
या चले मैं इसको थोड़ा सा और आसान करके बोलता हूँ। मेरे पास अगर 2 सब इंटरवल्स होंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? मेरे पास 3 पॉइंट्स होंगे। इसी तरह अगर मेरे पास 3 सब इंटरवल बनेंगे तो मेरे पास कितने सब पॉइंट्स होंगे? मेरे पास इसमें 4 पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह से अगर आप इसको जर्नलाइज करो तो मेरे पास यानी कि अगर मैं एन सब इंटरवल्स यहाँ पे बना रहा हूँ तो मेरे पास जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स अदर देन ए और बी को हटा के, अगर मैं ए और बी को भी इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास देयर विल बी एन, मेरे पास एन पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ए और बी को इंक्लूड ना करूं, n+2 पॉइंट्स हो जाएंगे, सॉरी। अगर मैं ए और बी को इंक्लूड ना करूं तो मेरे पास कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? मेरे पास उस वक्त n-1 पॉइंट्स होंगे। तो ये अगर आप इसको बात को समझे, मैं दोबारा से यहाँ पे अगर आपसे बात करूं, मैंने आपसे ये कहा है कि मेरे पास अगर एक इंटरवल a कॉमा बी दिया हुआ है, a कॉमा बी जो इंटरवल दिया हुआ है इसमें पॉइंट्स कितने हैं? मेरे पास 2 पॉइंट्स है। अगर मैं इस इंटरवल को फर्दर यहाँ पे डिवाइड करूं, मैं समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ काम। मेरे पास एक इंटरवल x0 कॉमा x1 है और दूसरा इंटरवल है मेरे पास x1 कॉमा x2। अब देखा जाए मेरे पास हाउ मेनी सब इंटरवल्स, मेरे पास यहाँ पे 2 सब इंटरवल्स है। लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे मेरे पास कितने? मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है मेरे पास। x0 x1 x2, यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट्स है। अच्छा, सेम इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट सपोज मेरे पास चले x0 है कॉमा x1, ये एक सब इंटरवल है और दूसरा सब इंटरवल है x1 कॉमा x2 है और तीसरा सब इंटरवल है x2 कॉमा x3। तो अब आप देखो तो मेरे पास 3 सब इंटरवल्स हैं, बट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर x0 x1 x2 x3। तो मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो एक ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप अभी जो मैं सिचुएशन आपके सामने यहाँ पे बयान कर रहा हूँ वो ये है कि आप इसमें ये करो, ये जो मेरे पास सिचुएशन दी हुई है इसमें ए और बी को हटा के नंबर ऑफ पॉइंट्स बीच में कितने होंगे? आप अगर इसमें एक इंटरवल बना रहे हो फ्रॉम x0 से x1, एक इंटरवल बनेगा x0 x1, एक इंटरवल हो गया। दूसरा इंटरवल x1 कॉमा x2 हो जाएगा और x0 जो है ये पॉइंट बेसिकली a के बराबर है और x1 x2 एक इंटरवल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें बात करूं x2 कॉमा x3, ये मेरे पास दूसरा सब इंटरवल हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन मेरे पास लास्ट सब इंटरवल आएगा xn-1 कॉमा xn। तो मेरे पास हाउ मेनी पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स कितने हैं मेरे पास? वैसे टोटल पॉइंट्स मुझे इसमें क्लियरली नजर आ रहे हैं फ्रॉम x0 से xn। मेरे पास यहाँ पे टोटल पॉइंट्स आर n+1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे a और b को रिमूव कर दूं, यानी कि x0 और x1 के अलावा x1 से लेके xn-1 तक की बात करूं, तो मेरे पास हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव n-1 पॉइंट्स जो है मेरे पास फॉर्म हो रहे हैं। और ये n-1 पॉइंट्स कौन कौन से? ये मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है एंड अप टू सो ऑन xn-1 ये पॉइंट्स है। ये इन पॉइंट्स को मिलके आपके पास जो सब इंटरवल्स है वो बन रहे हैं। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, मैं इस फंक्शन जो है ये जो कर्व बना रहे हैं फंक्शन, इसके अंडर जो एरिया बन रहा है मैं वो फाइंड करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं कर ये रहा हूँ क्योंकि अगर सीधा साधा रेक्टेंगल होता तो मैं बस सीधा साधा ये काम करता, लेंथ इंटू विड्थ निकालता और मेरे पास एरिया आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक कर्व है और कर्व पे अगर सीधा साधा रेक्टेंगल नहीं बन रहा तो मैं इसको कुछ सब इंटरवल्स में डिवाइड करूंगा और सब इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद हर रेक्टेंगल का यहाँ पे एरिया सेपरेटली फाइंड करूंगा। हर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के बाद क्या करूंगा? बाय यूजिंग समेशन नोटेशन इन तमाम एरियाज को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अगर मैं एक फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, फिर सेकंड का, फिर अप टू सॉन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया का सम निकाल लूं तो ये मेरे पास टोटल एरिया अंडर दिस कर्व मुझे मिल जाएगा। तो ये काम मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ये सारी वर्किंग कर रहा हूँ। अब मैं ये करूंगा कि यहाँ पे काम ये करूंगा कि हर सब इंटरवल के अंदर एक आर्बिटरी पॉइंट में डिफाइन करूंगा। एक आर्बिटरी पॉइंट ले रहा हूँ,
इन ईच सब इंटरवल। मैं कोई भी सब इंटरवल उठा लूं, एनी सब इंटरवल, उसके दरमियान में एक आर्बिटरी पॉइंट में ले रहा हूँ। लेट से मैंने एक सब इंटरवल उठाया एक्स के कॉमा एक्स के प्लस वन के नाम से मेरे पास एक सब इंटरवल है। इसके दरमियान एक आर्बिटरी पॉइंट ले रहे हैं, उसका नाम हम एक्स के स्टार रख रहे हैं। एक्स के स्टार क्या है? ये कोई आर्बिटरी पॉइंट है जो कि मौजूद है इस इंटरवल एक्स के कॉमा एक्स के प्लस वन के दरमियान। व्हाट इज के हियर? के इज एनी नंबर, एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो मेरे पास एक्स नॉट कॉमा एक्स वन आ जाएगा। के की वैल्यू, अच्छा के स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? के जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, के इज स्टार्ट, आई एम स्टार्टिंग के फ्रॉम 0। हैंग हो जाता है बार। के की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे तो ये हमारे पास एक्स नॉट कॉमा एक्स वन आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगी या फर्स्ट आर्बिटरी पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट आर्बिटरी पॉइंट जैसे इधर आप देख रहे हो एक्स वन स्टार मिल जाएगा। इसी तरह से आपको इस फिगर में एक्स टू स्टार मिलेगा। अगर मैं के की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो मेरे पास, सॉरी 1 पुट कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स वन कॉमा एक्स टू। तो उसके दरमियान में एक पॉइंट होगा एक्स टू स्टार के नाम से। इसको हम कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है इन बिटवीन दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के दरमियान में कहीं पे भी ये कोई पॉइंट है जिसका नाम एक्स के स्टार है। अब मैं करूंगा ये कि एरिया निकालने के लिए मेरे पास, अब मैं इस बात को मजीद फर्दर एनालाइज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो इसको एनालाइज करने के लिए ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं सेपरेटली अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं, गिविंग मी हार्ड टाइम, बार बार हैंग हो रहा है। चाहिए रेक्टेंगल में कोई सा भी एक आर्बिटरी रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये रेक्टेंगल है मेरे पास कुछ इस तरह से। इस रेक्टेंगल की एक हाइट है। मेरे पास एक इस रेक्टेंगल के अंदर कोई आर्बिटरी पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एक्स के स्टार। और इस एक्स के स्टार के अंदर जो है मेरे पास जो है इसके एंड पॉइंट्स अगर मैं देखूं इस रेक्टेंगल के, तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, ये वाला एंड पॉइंट जो है लेट से इसका एक्स के नाम से, ये वाला एंड पॉइंट लेट से इसका नाम एक्स के प्लस वन है। ये एक्स के स्टार जैसे अभी हमने डिस्कस किया, दिस एक्स के स्टार इज बिलोंगिंग फ्रॉम दिस, इज फ्रॉम दिस इंटरवल एक्स के कॉमा एक्स के प्लस वन। अच्छा जनाब, ये रेक्टेंगल है। मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप कहोगे कि सर एक काम ये कर ले सीधा साधा सा, कि आप जो है ये जो इसकी बेस है, इस बेस की डिस्टेंस या इसकी विड्थ निकाल ले और इसका हाइट निकाल ले। तो विड्थ इनटू हाइट करेंगे तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। तो व्हाट विल बी द दिस डिस्टेंस, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा? मतलब ये मुझे रेक्टेंगल की हाइट चाहिए, सॉरी विड्थ चाहिए। दिस इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो आप यू कैन सी दैट ये रेक्टेंगल की जो विड्थ आएगी, मैं एक बात और अज्यूम कर रहा हूँ, मैंने शायद पीछे ये बात डिस्कस नहीं की आपसे, सॉरी। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी सब इंटरवल्स हैं इन सब की विड्थ आर सेम। सबकी विड्थ सेम है, या ये कह लें कि मैं जब सब इंटरवल्स बना रहा हूँ, ये चीज मैं डिस्कस करने से रह गई है एक, हाँ, ये जब भी मैं सब इंटरवल बना रहा हूँ, सब तमाम सब इंटरवल्स की जो विद है वो इक्वल है। मैं ये मेरी एक एग्जम्पशन इसके साथ और है, लेट मी राइट ऑफ इक्वल विथ। तो जब इन सब इंटरवल्स की विद इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन तमाम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि एक्स नॉट और एक्स वन का दरमियान डिस्टेंस, एक्स टू एक्स थ्री के दरमियान डिस्टेंस, एक्स थ्री एक्स फोर के दरमियान डिस्टेंस, ये तमाम के तमाम इक्वल होंगे। तो मैं इसका विद का जो नाम है, मैं इस विथ का नाम जो है डेल्टा एक्स रख रहा हूँ, ये डेल्टा एक्स है। और ये जो मेरे पास हाइट है, दिस हाइट, व्हाट दिस हाइट इज, आपको पता है कि वर्टिकल डिस्टेंस कभी भी निकालना हो तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट कर दें। यानी कि कौन सी वैल्यू पुट कर दें? अगर इस पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, एक्स के स्टार है। फंक्शन में आप एक्स के स्टार पुट कर देंगे फंक्शन में, तो आपको ये हाइट मिल जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा। सो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा
आई विल गेट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या आ जाएगा आपके पास, विद इनटू हाइट। हाइट इज इन दिस केस इज एफ ऑफ एक्स के स्टार। व्हाट इज एक्स के स्टार हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय इट्स विथ विच इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हर दफा विथ मैं सेम सपोज कर रहा हूँ, मैंने ये सपोजिशन किया है कि ये हर दफा इक्वल विद है। तो ये मेरी सपोजिशन थी, तो अकॉर्डिंग टू एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया। अगर मैं तमाम एरियाज ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, समीशन निकालूंगा एफ ऑफ एक्स के स्टार मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स निकालूंगा, तो तमाम जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन सब का एरियाज को मैंने ऐड कर दिया। उन सब के एरियाज को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे एरिया अंडर एरिया अंडर दिस कर्व मुझे मिल जाएगा। तो यानी कि आप सिंपल सी बात है, आप ये क्या होगे कि ये एरिया आपका अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। वाई दिस इज अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज हर दफा एरिया इज क्वाइट डिफरेंट। थोड़ा बहुत डिफरेंस हर दफा एरिया में आएगा, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ पे कितने ले रहे हैं, कितने रेक्टेंगल्स आप बीच में ले रहे हैं। अगर रेक्टेंगल जितने कम लिए जाएंगे उतनी खराब अप्रोक्सीमेशन आएंगी। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जितने ज्यादा इंक्रीज करोगे सब इंटरवल्स, यानी कि जितने ज्यादा इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन आपको मिलेगी। तो यानी कि आप इसमें ये कह सकते हो कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बढ़ रहे हैं, हाउ मेनी सब इंटरवल्स आर देयर, वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो है हमने सपोज किया एन है। तो हमें कह रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बढ़ रहे हैं तो आपके पास रेक्टेंगल ज्यादा होंगे। रेक्टेंगल ज्यादा होंगे तो हर रेक्टेंगल का एरिया वो अपने नेबरहुड वाले रेक्टेंगल के और अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। तो उन तमाम एरियाज को जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास एरिया जो है उसकी अप्रोक्सीमेशन अच्छी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक लिमिटिंग केस लगा दो, वो लिमिटिंग केस ये लगा दो कि एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 से लेके एन तक, एफ ऑफ एक्स के स्टार इनटू डेल्टा एक्स। ये आपके पास एरिया अब बिल्कुल इक्वल आएगा। सेम मतलब इधर इक्वल्स टू का साइन मैं लगाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे लिमिटिंग केस हमने यहाँ पे लिया। एक चीज यहाँ पे और देखेगा, मैंने यहाँ पे के की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, आप 0 से भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप इंटरवल ये वाला ले रहे हो एक्स के कॉमा एक्स के प्लस 1 तो उसमें के 0 से स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर इंटरवल आप इसमें एक ले रहे हो इस फॉर्म में एक्स के प्लस एक्स के माइनस एक्स के -1 कॉमा एक्स के अगर ले रहे हो तो उसमें आप जो स्टार्ट करोगे के 1 से स्टार्ट करोगे। तो मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा है ये वाले इंटरवल को सपोज करते हुए लिखा है। तो एनीवे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अगर आपको कोई भी एरिया निकालना हो अंडर द कर्व तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। अब इसमें सवाल वही है, इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स के स्टार या डेल्टा एक्स में, डेल्टा एक्स तो खैर बहुत सिंपल सी चीज है। डेल्टा एक्स अगर आपको निकालना हो तो डेल्टा एक्स निकालने का सीधा साधा सा तरीका ये है, इसका फॉर्मूला आप लिख लें। डेल्टा एक्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होगा, डेल्टा एक्स चाहिए तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने ले रहे हैं उस हिसाब से डेल्टा एक्स निकल जाएगा, हर दफा भी सेम है तो इसका डेल्टा एक्स का कोई टेंशन नहीं है। फंक्शन भी आपको ऑलरेडी गिवन होगा, जिस फंक्शन के अंडर आप एरिया निकाल लो। मसला ये एक्स के स्टार क्या होगा, ये एक्स के स्टार किस तरह से अप्रोक्सीमेट किया जाता है। एक्स के स्टार को अप्रोक्सीमेट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। उन मेथड्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3 तरह के अप्रोक्सीमेशन हैं जिनको हम यूज करके ये काम करते हैं। एक हमारे पास कहलाती है लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। ये अप्रोक्सीमेशन क्या है, दिस अप्रोक्सीमेशंस आर बेसिकली यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट एक्स के स्टार। एक है हमारे पास लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन और एक हमारे पास कहलाती है मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। जैसे हमने डिस्कस किया एक्स के स्टार जो है ये दिस इज एनी आर्बिटरी पॉइंट बिटवीन एक्स के -1 कॉमा एक्स के उसके दरमियान कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है। तो आर्बिटरी पॉइंट हम इन तीन में से कोई सा एक सपोज करके अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। कोई सा भी एक इन तीन में से केस ले और उससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एरिया। तो हर दफा आप जब डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन लोगे, लेफ्ट हैंड पॉइंट, राइट हैंड पॉइंट और मिड पॉइंट, तो हर दफा एरिया में भी थोड़ी बहुत माइनर सी चेंजेस आएंगी, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंट है।
अब इनके फॉर्मूलाज क्या है वो हम देखते हैं, लिखते हैं। So these are the formulas of left hand point approximation, right hand point approximation और mid point approximation के formulas हैं। एक बात बता दूं मैं पहले कि इन तमाम formulas में what is k, I am assuming k is starting from 1, k is starting from 1, 2, 3 and up to so on n. So अगर मैं left hand point approximation की बात करूं तो मेरे पास अगर k की वैल्यू 1 है तो मेरे पास आ जाएगा x1 स्टार फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहलाएगी, और एक्स नॉट बेसिकली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वो एक्स नॉट के बराबर होगी। और यू कैन क्लियरली से डेट हमारे पास फर्स्ट इंटरवल में एक्स नॉट जो है ये ए के बराबर है, जैसे मैंने पीछे भी अभी डिस्कस किया था, तो ये इसकी वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी। और इसी तरह से आप सेकंड इंटरवल में हमारे पास वो x1 के बराबर आ जाएगा, थर्ड इंटरवल में x2 के बराबर आ जाएगा। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन जो है यहाँ पे बेसिकली हमें जो मिल रही होंगी वो होंगी, हमारे पास x1 स्टार एक आएगा, x2 स्टार आएगा एंड x3 स्टार हमें मिलेगा एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास ये सारी अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, पहले मैं राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन की बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरे पास x1 आ जाएगा, x1 स्टार x2 स्टार अगेन आएंगी तो वही वैल्यूज, मतलब वही से मुराद ये कि आएगा यही अप्रोक्सीमेशन x1 स्टार x2 स्टार एंड x3 स्टार अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सारी अप्रोक्सीमेशन आएंगी अप टू सो ऑन xn स्टार तक हमें सारी अप्रोक्सीमेशन मिलेंगी। और इसमें अगर आप देखो इसमें के की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो a प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। a प्लस डेल्टा एक्स ये फर्स्ट इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट होगा। और इसी तरह से मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन में अगर आप देखो तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन का एवरेज आप ले लो तो हमारे पास मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन मिल जाती है। और इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों फॉर्मूलाज का एवरेज ले लें जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इनका अगर आप एवरेज लोगे तो हमारे पास फाइनल सिचुएशन ये आ जाएगी ए प्लस के माइनस हाफ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास ये जो चीज है, अगर मैं इसको बाय यूजिंग फिगर भी अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो इसकी अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये मेरे पास एक इंटरवल जो दिया हुआ है, अगर मैं इंटरवल को स्टार्ट करूं, माय इंटरवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए हेयर एंड एंडिंग एट बी हेयर। सो अगर मैं इसमें मेरे पास सबसे पहले इंटरवल ए के बारे में पता है कि ए जो है यहाँ पे एक्स नॉट के इक्वल है। और ए में हमें ये भी पता है कि तमाम इंटरवल्स की जो विद है ये डेल्टा एक्स के इक्वल है, मतलब ये कि ऑल द वेज आर सेम, तो ये दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन डेल्टा एक्स। सो थोड़ा सा ये हमारे पास डेल्टा एक्स हो गया, इसी तरह से अप टू सो ऑन, ये तमाम डिस्टेंसेस आर डेल्टा एक्स के बराबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला पॉइंट क्या होगा तो आप कहेंगे कि दिस पॉइंट विल बी ए प्लस डेल्टा एक्स, this point will be a plus 2 or twice of delta x, and similarly this is will be a plus 3 times of delta x। और ये हमारे पास अगेन डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स है। तो ये तमाम डिस्टेंसेस आर डेल्टा एक्स। ये एक्स नॉट है एंड दिस इज योर x1, दिस इज योर x2 एंड दिस योर x अप टू बी पे पहुंच जाऊंगा बैक्स लेवल। तो अगर मैं यहाँ पे x1 स्टार की बात करूँ, लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके अगर मैं फर्स्ट इंटरवल की बात करूँ विच इज फ्रॉम x नॉट कॉम x1, इस फर्स्ट इंटरवल में x1 स्टार जो आता है वो a के बराबर आता है, हमने पीछे फॉर्मूले में देखा है। अगर सेकंड इंटरवल में x2 स्टार की बात करूँ, सॉरी x1 स्टार की बात करूँ तो वो a प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल आता है। और थर्ड इंटरवल में मेरे पास लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन x3 स्टार आती है। तो ये मेरे पास जो है फिगर से मुझे ये बात क्लियरली समझ में आ रही है जो मैंने इधर आपको एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे पास इधर से तीनों अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आ जाएंगी। और उसके बाद फाइनली आपको ये करना होगा कि तीन अप्रोक्सीमेशन जब आप मिल जाए उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला है, सॉरी एरिया का जो फॉर्मूला है ये हमने जो
ऊपर लिखा है एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड समीशन k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n f of x k स्टार मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। अब इस फॉर्मूले में देखा जाए व्हाट इज एफ ऑफ एक्स के बारे में हम ये अज्यूम करते हैं कि दिस इज एन ए कॉमा बी। तो ये हमारे पास अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला है, एक मेथड है एरिया अंडर द कर्व निकालने का। इस फॉर्मूले में व्हाट इज एक्स के स्टार, इसकी डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन है। हर अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस आ सकता है हमारे पास एरिया में। तो ये हमने डिस्कशन की। दिस इज एन एग्जाम्पल। इसमें हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल इज 0,1। पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया यूजिंग राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। और एज वी नोट के हमारे पास जो एरिया निकालने का फॉर्मूला, इस एरिया निकालने का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एंड अप टू सो ऑन। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे जो जो चीजें रिक्वायर्ड है मैंने उन सब चीजों को यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 0 है, बी इज 1 बिकॉज ए कॉमा बी इंटरवल होता है, ए 0 हो गया, बी 1 हो गया। और डेल्टा एक्स निकालने का फॉर्मूला इज बी माइनस ए अपॉन एन। सो बी और ए की वैल्यू इसमें पुट करी तो 1 अपॉन एन आ गया, एन इज एन ओनली। अच्छा, इसमें राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन हमें निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है ए प्लस के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स के बराबर। ए हेयर इज 0 एंड के डेल्टा एक्स सिर्फ बचेगा, डेल्टा एक्स जो आपने निकाला है 1 अपॉन एन निकाला है तो ये के अपॉन एन आ गया। अब जो है मैं इसमें ये तमाम चीजों की वैल्यूज पुट करने से पहले मैं एक चीज और मुझे रिक्वायर्ड है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स के स्टार। सो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसमें अब करूंगा ये कि एफ ऑफ एक्स के स्टार जो है ये फंक्शन के अंदर पुट करूंगा। एक्स के स्टार क्या है, एक्स के स्टार आपने के अपॉन एन निकाला हुआ है, तो के अपॉन एन आप इसमें फंक्शन में पुट कर दें, यानी कि जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह पे के अपॉन एन पुट कर दें तो के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बन जाएगा। सो हम जो है अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तमाम वैल्यूज जो हमारे पास आ गई हैं उन सबको हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n tends to infinity और summation k is varying from 1 to n। f of x के स्टार होता है फॉर्मूले में, तो ये हमारे पास आया के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और डेल्टा एक्स जो है ये 1 अपॉन एन आया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि हमारे पास ये जो समीशन है, समीशन इज डिपेंडिंग ओनली ऑन के। सो एन इज विल बी एज कांस्टेंट, तो ये समीशन के साइन से मैं बाहर लिख सकता हूँ बिकॉज समीशन एन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो समीशन के स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं उस फॉर्मूले को जो हमने ऊपर डिस्कस किया उस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन क्यूब, इसका फॉर्मूला इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब जस्ट यहाँ पे लिमिट का एवोल्यूशन है। लिमिट के एवोल्यूशन के लिए अब मैं करूंगा ये कि इनफाइनाइट लिमिट्स को जिस तरह से एवोल्यूट करने का जो मेथड है मैं वो मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके इसको लिमिट निकालता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मेरे पास 1 अपॉन एन स्क्वायर बचा सिर्फ बिकॉज एक एन क्यूब जो है एक एन से कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में अगर मैं दोनों में से एन एक एक एन दोनों फैक्टर में से एक एक एन कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास एन स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा, एक 1 अपॉन एन स्क्वायर ऑलरेडी बाहर मौजूद है। अच्छा, न्यूमरेटर में एन स्क्वायर बचा और फर्स्ट फैक्टर विल बिकम 1 प्लस 1 अपॉन एन और सेकंड फैक्टर की जगह पे हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाय 6 दैट इज। सो अब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करने के ऑलमोस्ट इस काबिल हो गया हूँ। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन एन 2 प्लस 1 अपॉन एन जो है ये मेरे पास बचा है और डिनोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 है। जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा दोनों फैक्टर्स में,
तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, 2/6 का मतलब है 1/3 आ गया। तो ये मेरे पास जो आया है फाइनली आंसर, ये मेरे पास क्या है, दिस इज योर फाइनल एरिया जो आपको रिक्वायर्ड था, ये एरिया निकला। तो इसके आगे हमें पता है कि भाई एरिया निकला है, तो ये इसके यूनिट्स होते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, इस एग्जांपल में हमने एरिया निकाला बाय यूजिंग राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। एक एग्जांपल और है। इस एग्जांपल में भी आपसे ये बोल रहा है कि भाई आप ऐसा करें कि बाय यूजिंग मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, एक फंक्शन दिया हुआ पैराबोलिक फंक्शन है। आपसे बोल रहा है कि इस इंटरवल के अंदर एरिया को अप्रोक्सीमेट करें। तो ये काम करने के लिए बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने काम किया, लेकिन जब एक्स के स्टार का फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, तो एक्स के स्टार का जो फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास एक्स के स्टार का फॉर्मूला है। ये इसमें हमें पता है मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन का एक फॉर्मूला होता है। ए हमारे पास इस केस में जो दिया उसकी वैल्यू पुट की, और डेल्टा ए की वैल्यू हमारे पास 0 थी, और इसमें हमारे पास डेल्टा एक्स जो हमने निकाला वो 3/n निकाला था। सो ये हमारे पास एक्स के स्टार आ गया, फिर उसमें एक्स के स्टार को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, तो ये 9 माइनस एक्स के स्टार का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करके हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ये जो सिचुएशन हमारे पास बनेगी, इसके बाद आप गिवन फॉर्मूला जो एरिया का है उसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट्स वगैरह अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर एरिया का आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन था, इसमें हमने मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन से किया। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इसके फर्दर क्वेश्चन करिएगा खुद ही, ताकि आपको कॉन्सेप्ट उनका क्लियर। अच्छा, तो इसमें देखें, अभी तक जो हमने डिस्कशन की उसमें आपके साथ जो मैंने एरिया का बारे में जो फॉर्मूला जो डिस्कस किया था, उसमें मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि पॉजिटिव सेंस है सिर्फ। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो। कोई आप एक्स की वैल्यू इसमें कभी कभी, और हमारे पास ऐसा इंटरवल दिया हुआ होता है कि उस इंटरवल के अंदर हमारे पास समटाइम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है, समटाइम एक्स की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी, जब एक्स की वैल्यू उसके अंदर फंक्शन में पुट करते हैं तो समटाइम हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है फंक्शन की, समटाइम हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ रही होती है फंक्शन की। तो जैसे मेरे पास ये एक फिगर बनी हुई है, आप इस फिगर को अगर देखो, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मेरे पास ये वाली जो फिगर दी हुई है, इस फिगर के अकॉर्डिंग मुझे बात क्लियरली समझ में आ रही है कि जब मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ फ्रॉम 0 till 1, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू इज नेगेटिव, लेकिन 1 से लेकर 2 तक मेरे पास फंक्शन की वैल्यू इज पॉजिटिव। तो समटाइम ऐसा होता है हमारे पास कि कुछ पॉइंट्स पे, इंटरवल के कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन नेगेटिव आता है, कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन पॉजिटिव आता है। पीछे जो मैंने था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव लिया था, इस पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं एक जनरल सा केस ले लेते हैं। तो ऐसे केस में जो एरिया निकलता है हम उसको नेट साइंड एरिया कहते हैं, और इसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास 0 से लेके 1 तक का एरिया, इसको आप ऐड करें फिर 1 से लेके 2 तक के एरिया में, तो ये जो नेट एरिया आएगा, तो कुछ एरिया पॉजिटिव आ रहा होगा, कुछ एरिया नेगेटिव आ रहा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है? ड्यू टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के साइन के मुताबिक ये एरिया पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। तो एरिया पॉजिटिव और एरिया नेगेटिव को आप जब ऐड करोगे, तो हमारे पास जो है दोनों एक दूसरे का अफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल आउट करेंगे। समटाइम एरिया 0 भी आ जाता है। तो इस वाले केस में हमारे पास जो चीज निकलती है हम उसको नेट साइन एरिया कहते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरियाज को आप जब ऐड कर रहे होते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इसको सॉल्व करने के लिए तरीकेकार बिल्कुल सेम है, तरीकेकार में कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि इसमें हमारे पास इजम्पशन एक जो थी पहले, वो इजम्पशन आप समझ रहे हैं कि खत्म हो गई, कि पॉजिटिव वैल्यू वाली जो इजम्पशन थी, अब ये हम समझ रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मुझसे कह रहे हैं कि वही काम करना है कि फंक्शन दिया हुआ x-1 और इंटरवल 0, 2 दिया हुआ, आप कैसे कह रहे हैं कि बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन आप इसमें एरिया निकाले। तरीकेकार बिल्कुल सेम जो पीछे हमने किया, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हमें पता है। ये सारे वही फॉर्मूलास रखते हैं, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव भी आती है, तो हम उस पे बॉदर नहीं करते, हम बिल्कुल सेम उसी तरह से मेथड को लेके जाएंगे। मेथड को बिल्कुल सेम उसी तरह से हम लेके चल के
फाइनली हमारे पास जो एरिया आएगा, आप देख रहे हो कि दोनों वैसे फिगर से भी बात समझ में आ रही थी कि दोनों एरियाज इक्वल है। एक एरिया 1 और एरिया 2 आर इक्वल, बस फर्क दोनों के साइन में आएगा बिकॉज वैल्यू ऑफ द फंक्शन ब्लू एरिया के अंदर नेगेटिव है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन रेड एरिया के अंदर पॉजिटिव है। तो दोनों के एरियाज भी इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे रेस्पेक्टिवली। तो दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो हमारे पास एरिया जो है फिगर से भी समझ में आ रहा है, और जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये हमारे पास एरिया वाकई 0 भी आ रहा है। तो ये था हमारे पास कुछ एरिया बाय यूजिंग लिमिट्स कैसे फाइंड। ओके, तो हमने अभी तक जो डिस्कशन की वो एरिया इस लिमिट्स पढ़ी थी, और इसमें एक खास बात ये थी कि हमने ये बात अज्यूम की थी कि आप जब किसी इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हम एक बात ये कह रहे हैं कि इक्वल विथ के है सारे, मतलब आप जब वो कर रहे हो, हम जब किसी भी इंटरवल को जब हमने उसको पार्टीशन किए थे तो हमने ये बात अज्यूम करी थी कि हमारा जो इंटरवल है उसको जब सब इंटरवल में डिवाइड किया जा रहा है तो उसको इक्वल विथ्स में डिवाइड किया जा रहा है। अब हम जो है ये बात करते हैं कि अब हम ये कहेंगे कि इस बात को थोड़ा जर्नलाइज करने के लिए कि जब आपको कोई इंटरवल दिया हुआ है ए कॉमा बी, हम उसको अब जब डिवाइड करेंगे, पार्टीशन जब करेंगे, तो उसकी विथ इक्वल हम सपोज नहीं करेंगे। अब वो आप समझ लो कि डिफरेंट विथ के इंटरवल्स हम ले रहे होंगे। हम ये कहते हैं कि जब भी आप ये काम करो कि इंटरवल को जब इक्वल सब इंटरवल्स में, इक्वल विथ के सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे इंटरवल्स को हम रेगुलर इंटरवल्स का नाम देते हैं। लेकिन अब जो है हम इरेगुलर इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास कोई इंटरवल अगर ए कॉमा बी अगर गिवन था, तो अब हम जो इंटरवल्स में उसको डिवाइड करेंगे तो हम उसको इस तरह से कहेंगे ए इज लेस देन x1 लेस देन x2 and less than x3 up to so on, or less than xn minus 1 and less than xn, और ये लास्ट वाला उसको b नाम देते हैं और फर्स्ट वाले को हम x नॉट का नाम देते हैं। ये चीज तो अगर पहले भी थी, ये वाली इनइक्वालिटी जो मैंने लिखी है आपके सामने, ये चीज पहले भी थी। बात ये है कि हमारे पास ये जो एक इंटरवल ए कॉमा बी दिया हुआ है, मैंने इस इंटरवल ए कॉमा बी को डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड किया है। एक्स नॉट है और इसी तरह से एक्स वन है और इसी तरह से एक्स टू अप टू सो ऑन, ये मेरे पास वेरियस इसके अंदर इंटरवल्स है। ये एक्स एन माइनस वन हो गया। तो ये वेरियस इंटरवल है, ये मेरे पास पार्टीशंस बन रहे हैं। अगर मैं इन तमाम पार्टीशंस का अगर मैं नॉर्म लूं, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लो कि डेल्टा एक्स के निकालो, एक ही चीज है दोनों। डेल्टा एक्स के हर दफा डिफरेंट है। पहले मैंने इसका नाम सिर्फ डेल्टा एक्स रखा था, लेकिन अब जो है मैं इसका नाम डेल्टा एक्स के रख रहा हूँ। इसकी वजह ये है क्योंकि हर दफा आपके पास ये इंटरवल की विथ डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि यार आप डेल्टा एक्स वन निकालो, सो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? यू विल कैलकुलेट लाइक दिस, एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ इंटरवल्स है उससे आप इधर डिवाइड कर दोगे। तो वो चीज नंबर इधर आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा एक्स टू निकालने के लिए एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे और फिर जो है डिवाइड बाय जो भी नंबर ऑफ इंटरवल्स है वो इधर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये डेल्टा एक्स के ये होता है। तो ये दोनों सेम चीज है। आप कुछ ऑथर्स जो है इसमें नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहते हैं, या कुछ ऑथर्स जो है डेल्टा एक्स की बात करते हैं। नॉर्म ऑफ पी का मतलब अमूमन जो लोग ये ले रहे होते हैं कि हमारे पास पार्टीशंस में जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट विथ वाला इंटरवल है उसकी बात करते हैं। और हम इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स के। हम इधर जो लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स, पहले हम ये कहते थे कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आप ज्यादा कर दें तो हर इंटरवल की विथ जो है वेरी स्मॉल हो जाएगी। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जब नंबर ऑफ इंटरवल्स बहुत सारे हैं, नो डाउट, लेकिन इधर भी बात वही है कि हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आर इनफाइनाइट है। लेकिन हमारे पास बात यह है कि हमारे पास ये एक लिमिटिंग केस इधर जो हम जिस तरह से लगाते हैं, हम ये इधर लिमिटिंग केस इस तरह लगाते हैं कि हम ये कहते हैं कि इन तमाम सब इंटरवल्स की लेंथ में जो सबसे मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी लेंथ है, अगर वो टेंड्स टू जीरो हो जाए तो क्या होगा?
अगर आप सबसे बड़ी लेंथ ही सबसे टेंड्स टू जीरो हो जाए, ऑब्वियसली बाकी रिमेनिंग जो है उनका तो क्या ही पूछना, वो तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं इनफाइनाइट एसिमल का नाम देते हैं। जब भी आपके पास ये लिमिट लग जाती है तो हम उसको इनफाइनाइट एसिमल का नाम दे रहे होते हैं। तो ये मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो जब केस आता है, तो हम उस वक्त फिर डेल्टा एक्स की जगह डीएक्स का कॉन्सेप्ट वहां पे ले आते हैं। तो हमारे पास फिर जो अब जो चीज निकलती है, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास फिर बन जाता है। हम एरिया निकालने का फॉर्मूला इस तरह से कहते हैं कि लिमिट हम ये लगाते हैं कि मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स के टेंड्स टू जीरो, और समीशन के वेरीज फ्रॉम वन से लेके एन एफ ऑफ एक्स के स्टार और डेल्टा एक्स के। अब यार एक्स के स्टार निकालने का वही तरीका है जो आपने पीछे पढ़ा है। डेल्टा एक्स के जैसे हमने कहा कि इसमें मैक्सिमम जो लेंथ है उसके ऊपर आप लिमिट लगा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप जो मैक्सिमम पे लगा रहे हो, तो हमारे पास ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब होगा कि उस केस में इनफाइनाइटेसिमल लेंथ्स को ले लें, डीएक्स को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, दिस सम इज कॉल्ड रीमैन सम कहलाता है। रीमैन बेसिकली एक मैथमेटिशियन था जिसने थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर बात की थी कि डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके ऊपर बहुत डिटेल एनालिसिस है। रियल एनालिसिस का जो कोर्स पढ़ते हैं जो लोग, आगे जाके हमारे पास एडवांस में आता है, उसमें रीमैन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन बहुत डिटेल से डिस्कस की गई है। एनीवे ये रीमैन सम है। इस रीमैन सम को यूज करके हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे डेवलप होते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट डेफिनेशन के डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं। यहाँ से हमें डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन मिलती है। ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में आपको एक क्वेश्चन, एक डेफिनेशन में इस तरह से लिखा हुआ है कि a फंक्शन f is said to be integrable on a finite level a comma b if the limit आप इधर देखो लिमिट जो लिखी हुई है, लिमिट मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये जो लिमिट लिखी है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, समीशन एफ ऑफ एक्स के स्टार डेल्टा एक्स के। ये चीज हमने कहा ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स के स्टार जो है ये मतलब ये आपके वही पॉइंट्स हैं जिस तरह से आपने पहले लिए थे। ये कहते हैं कि एक्स के स्टार आप इसमें कुछ भी ले लें, जैसे पहले था ना, आपने ये बात पीछे पढ़ी थी। मतलब पीछे वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में, मतलब पीछे वाले फॉर्मूले में क्या मसला था, क्या कबाहत थी जो आपने एक ये वाला फॉर्मूला लिखा। आपने बात आखिर में डिस्कस की थी हमने कि जब आप एरिया निकालते हो ये डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस को यूज करके, लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन या मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन को यूज करके, तो हर दफा एरिया में कुछ माइनर सी चेंजेस आ रही होती है। जबकि इधर हमारे पास एरिया पे माइनर की चेंजेस नहीं आती है। ये यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एरिया निकालते हैं ये पार्टीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि क्या पार्टीशंस लिए जा रहे हैं, और ये भी डिपेंड नहीं करता कि पॉइंट्स आप किस तरह से एक्स के स्टार को किस तरह से अप्रोक्सीमेट कर रहे हो। ये भी इस पे भी डिपेंड नहीं करता। आप कुछ भी ले लो एक्स के स्टार, हर दफा आंसर सेम आएगा। तो अगर ये चीज होती है तो फिर हम जो है ये अगर जो चीज है इसको हम रीमान सम कहते हैं, यहाँ से हम ये कहते हैं कि दिस रीमान सम इज बेसिकली इक्वल्स टू दिस डेफिनेट इंटीग्रल। इस डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ते हैं हम इस तरह से कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये जो नीचे वाला जो नंबर ए लिखा हुआ है, दिस इज योर लोअर लिमिट। मैं इसको शॉर्ट में एल एल लिख रहा हूँ ज्यादा की तंगी की वजह से। ये लोअर लिमिट है, और ये जो मेरे पास है ये अपर लिमिट कहलाती है। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल भी आप समझ लो कि एरिया अंडर द कर्व निकाल लो होता है। अगर आपको कभी भी एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, सिंपली उसमें इस डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करें, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में आप एरिया निकालना चाह रहे हो कर्व के नीचे और अबव द एक्स एक्सिस, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इसका डेफिनेट इंटीग्रल का।